मेरे प्यारे साथियों, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। अगर आप लोगों की वोट की मदद से मैं नेता बन गया तो आप सबको 10,000 स्क्वायर गज में बनाए एक एक बंगला बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। सभी मतदाताओं को प्रति परिवार एक प्राइवेट जेट दिया जाएगा। हर घर में 2,000 स्क्वायर फीट में एक आलीशान स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। आप सभी लोगों को महीने में 2 बार स्विट्जरलैंड घूमने की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। चौंकिए नहीं और ना ही घबराइए, अभी थोड़ी ही देर में सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ये बताइए कि चुनाव जब जब नज़दीक आता है तो आपने इस तरह के लोक लुभावन वादे बहुत सुने होंगे ना। क्या कभी मन में ये ख्याल आया कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा? इस रेवड़ी कल्चर के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल कि रेवड़ी कल्चर है क्या? चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लुभावनी घोषणाओं को रेवड़ी कल्चर का नाम दिया गया है। पिछले महीने जुलाई में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसे रेवड़ी कल्चर का नाम दिया था। तब से मीडिया में ये शब्द पॉपुलराइज हो गया। अंग्रेजी में इसे फ्रीबी मॉडल भी कहते हैं, चुनाव जीतने वाला। दूसरा प्रश्न, ये पूरा मामला क्या है, यानी आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेवड़ी कल्चर को बंद करने की बात कह रहे हैं। इसके बाद इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है। इसी बीच उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त वाली इन घोषणाओं और वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र को नियंत्रित करने और उनके वादों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने से जुड़ा कानून लाए और बिना सोच समझकर अतार्किक वादे करने वाली पार्टियों को बैन करे। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि मुफ्त चीज़ों की घोषणा करते वक्त राजनीतिक पार्टियां सरकार पर पड़ रहे कर्ज के बोझ का ध्यान रखें और बताएं कि इसके लिए पैसा किसकी जेब से आ रहा है। इस याचिका पर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने भी कोर्ट में एक याचिका दायर की और इसमें फ्रीबीज की परिभाषा को ही चुनौती दी गई है। फ्रीबीज को ही हिंदी में रेवड़ी कल्चर पॉपुलराइज रूप में कहा जा रहा है। डीएमके ने तर्क दिया है कि वंचितों के लिए शुरू किए गए स्कीम को फ्रीबी नहीं कहा जा सकता। ऐसे में ये कैसे तय होगा कि कौन सी मुफ्त वाली योजना अच्छी है और कौन सी मुफ्त वाली योजना खराब? अगला सवाल कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया रही? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए इसे पुनर्विचार के लिए 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मसले पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन करना सही होगा, लेकिन उसके पहले कई सवालों पर विचार करना जरूरी है, जैसे कि साल 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी फैसले की समीक्षा किया जाना चाहिए। खैर, सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी गई है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और ये भविष्य में है कि फैसला क्या होगा। लेते हैं अगला सवाल, क्या मुफ्त में चीज़ें या सेवाएं देना उचित है? तो इसके जवाब में, एक ऐसा समाज जहां आर्थिक और सामाजिक समेत तमाम तरह की विषमताएं हैं, वहां सभी के लिए एक जैसा कदम नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में वंचितों और शोषितों का कल्याण करना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी योजनाएं नहीं होंगी तो वेलफेयर स्टेट के विचार को ही चुनौती मिलेगी। क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य जो है, ये उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है। जैसे कि अगर किसी ज़रूरतमंद को सरकार ई रिक्शा उपलब्ध करा दे तो अपनी आजीविका बेहतर बना सकता है। जो कम विकसित राज्य हैं उनके लिए ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोगों की सरकार से अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अगर सरकार उन्हें कुछ सुविधापूर्ण चीज़ें मुफ्त उपलब्ध करा रही है तो ये लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति ही है। लेकिन लोकतंत्र में अगर आपका काम बहुसंख्यक समाज को लाभान्वित नहीं करेगा तो आप चुनाव जीतकर नहीं आ सकते। इसलिए जब कोई राजनेता वोट मांगने जाता है तो उसे इस तरह की मुफ्तखोरी वाली बातें तो कहनी ही होती हैं। यह प्रवृत्ति किसी एक दल की नहीं बल्कि सभी दलों की होती है। इस चक्कर में मुफ्त चीज़ें बांटने की होड़ शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है रेवड़ी कल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा वोट के चक्कर में राजनीतिक पार्टियां अनावश्यक व्यय शुरू कर देती हैं। ये कोई नहीं सोचता कि इस तरह के मुफ्त उपहार भविष्य में आर्थिक आपदा के कारण बन सकते हैं। लोगों में मुफ्तखोरी की आदत विकसित होती है जो विकास जैसे मुद्दों की राजनीति कमज़ोर कर सकती है।
लालच के कारण मतदाता भी चुनाव के समय निष्पक्ष तरीके से चुनने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मुफ्त की बिजली दी जाएगी, मुफ्त के इलेक्ट्रॉनिक सामान बांटे जाएंगे तो फिर उसका इस्तेमाल भी उसी तरह से किया जाएगा, जो आगे चलकर पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा नहीं होगा। क्रेडिट कल्चर ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जब सरकार लोन माफ़ कर देने वाली एक संस्कृति विकसित कर देगी तो क्या लोग लोन को वापस क्यों करना चाहेंगे? यहाँ पर चुनाव आयोग ने क्या कहा, ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव से पहले या बाद में मुफ्त उपहार देना राजनीतिक दलों का नीतिगत फैसला है। वो राज्य की नीतियों और पार्टियों की ओर से लिए गए फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकता। आयोग ने कहा कि इस तरह की नीतियों का क्या नकारात्मक असर होता है, ये आर्थिक रूप से व्यवहारिक है या नहीं। जिसे आप सामान्य भाषा में फ्रीबीज यानी मुफ्त की चीज़ें कह रहे हैं, वे महामारी जैसे दौर में लोगों की जान बचा सकती हैं। हो सकता है एक वर्ग के लिए जो अतार्किक हो वो दूसरे वर्ग के लिए ज़रूरी हो। ये सब कुछ फैसला करना मतदाताओं का काम है। तो फिर सवाल उठता है कि किसकी फ्रीबीज अच्छी है और किसकी बुरी, यानी ये कैसे तय होगा कि किसकी मुफ्तखोरी वाली सेवाएं अच्छी हैं और किसकी बुरी। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि मेरी वाली योजना कल्याणकारी है, जबकि विपक्ष वाली मुफ्तखोरी वाली योजना है। जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा कि हो सकता है एक वर्ग के लिए जो अतार्किक हो वो दूसरे वर्ग के लिए ज़रूरी हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकारों की किन योजनाओं को ज़रूरी जन कल्याणकारी योजना कहा जा सकता है और किन्हें फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ी की संज्ञा दी जाए। देखिए, अभी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए ये बताया जा सके कि क्या चीज़ फ्रीबीज हैं और क्या नहीं है। क्या आप मुफ्त अनाज बांटने को फ्रीबीज कहेंगे, या फिर कहीं किसी राज्य में पहाड़ों पर पानी नहीं पहुंच रहा है और वहां सरकार फ्री में पानी उपलब्ध करवा रही है, तो क्या आप उसे फ्रीबीज कहेंगे? हाँ, हमारे पास इसे देखने का एक तरीका ये हो सकता है कि जो भारतीय व्यवस्था के अनुरूप है, यानी इसके मुताबिक है, यानी देश की आर्थिक स्थिति पर, परिस्थिति पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब तो ये ठीक है, अन्यथा नहीं। हालांकि इसमें भी अभी कई मुश्किलें आएंगी, जैसे अगर किसी छात्र को फ्री शिक्षा देना ज़रूरी है तो क्या इसके लिए उसे फ्री लैपटॉप देना ज़रूरी नहीं है? तो सवाल उठता है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हमारी आपके तरफ से कुछ उपाय तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए विशेषज्ञ सुझाते हैं कि हमें एक ऐसी व्यवस्था भी विकसित करनी होगी कि जो पैसा लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में खर्च किया जा रहा है, सरकार क्लेम कर रही है कि मैंने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में ये पैसा खर्च किया है, उससे लोगों की जीवन शैली में क्या सुधार हुआ है और उसका कितना असर पड़ा है, यह मापना ज़रूरी है। सामान्य जन को भी, आम आदमी को भी सब्सिडी और मुफ्त में अंतर समझना होगा। सब्सिडी एक टारगेटेड वर्ग को दिया जाता है जिसमें उसकी वास्तव में ज़रूरत होती है और मूलभूत चीज़ों के लिए दिया जाता है, जबकि मुफ्त की चीज़ें ज़्यादातर आधारहीन होती हैं। भारत में इससे पहले भी सब्सिडी के मुद्दे पर भी विचार विमर्श होता रहा है और इसके औचित्य आदि पर गंभीर चर्चाएं हुई हैं। तो ऐसे में अब समय है कि इस मुफ्त वाली संस्कृति की भी एक बार समीक्षा की जाए। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय केंद्र और राज्य सरकारों पर 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब हो सकती है। जन कल्याणकारी योजनाएं चलनी तो चाहिए, लेकिन मुफ्तखोरी की योजनाएं बंद होनी चाहिए। इसके लिए हमें जनता के बीच जागरूकता लानी होगी। इस एपिसोड में इतना ही, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि इस बारे में आम आदमी की, यानी हमारी और आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।